नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। और आप जानते हैं पेपर का नाम आपके सामने लिखा है और पेपर जो है आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो सबसे पहले पेपर का नाम देख लेते हैं। पेपर का नाम है पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, आपका जो पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट हो जाएगा आपका पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है जी, और दूसरा पार्ट हो जाएगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आइए बारी बारी से देखते हैं। पार्ट ए जिसमें लिखा है पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, यही इसका नाम पर्टिकुलरली भी दे रखा है। तो पर्सपेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, तो पर्सपेक्टिव्स क्या होता है, इसे हिंदी में कहते हैं परिप्रेक्ष्य, ठीक है जी, ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, यानी आधुनिक जो भौतिकी है उसका परिप्रेक्ष्य क्या है, उसकी विचारधारा क्या है ना, उसकी मान्यताएं क्या हैं, उसके जो थिंकर्स हैं उसकी में जो बातें हैं, जो पोस्टुलेट्स हैं उसमें, ठीक है, उसमें जो पर्सपेक्टिव्स हैं किस तरीके से उसमें मानी गई हैं चीज़ें, है ना। मॉडर्न फिजिक्स में क्लासिकल फिजिक्स से अलग क्या क्या माना गया है, उस सारी बातों को जो मॉडर्न साइंटिस्ट्स ने मॉडर्न फिजिक्स में जो बताया, जो अलग तरीके की बातें हैं, जो क्लासिकल फिजिक्स से बिल्कुल डिफरेंट हैं, वे सब बातें आपको इसमें पढ़नी हैं। और आप जानते हैं मॉडर्न फिजिक्स में एक विशेष नाम आइंस्टीन का आता है। तो इसमें आप आइंस्टीन की थ्योरी को भी पढ़ेंगे। आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिसके कारण आइंस्टीन को जाना जाता है पूरे विश्व भर में। जो एक क्रांतिकारी सिद्धांत था, तो वो सिद्धांत जिसे आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं और जिसे आप हिंदी में कहते हैं आपेक्षिकता का सिद्धांत, ठीक है, हर किसी ने इसका नाम जरूर सुना ही होता है। तो वो आपको पढ़ना है, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स के पर्सपेक्टिव्स परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत, ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं 4 यूनिट पार्ट ए और 4 यूनिट पार्ट बी में होती हैं। तो 4 यूनिट में मैंने आपको बताया रिलेटिविटी, जिसे आपेक्षिकता कहते हैं, ठीक है, जिसके जन्मदाता आइंस्टीन हैं, वो आपकी फर्स्ट 2 यूनिट्स में रखी गई है। आप देख सकते हैं रिलेटिविटी यानी आपेक्षिकता, एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड, ठीक है जी, जो प्रायोगिक है ना पृष्ठभूमि है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, यानी उसकी बेसिक बातें पढ़ेंगे। किसकी? रिलेटिविटी की। आपेक्षिकता का सिद्धांत क्या है ना, उसकी बेसिक बातें क्या क्या हैं, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में ये हो जाएगा। और सेकंड यूनिट जो रिलेटिविटी है आपकी, ये भी दोनों ही यूनिट रिलेटिविटी की हैं। रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स, ठीक है, काइनेमेटिक्स आप जानते हैं मोशन की स्टडी रहती है। तो मोशन की स्टडी इस बार हमें ऐसे करनी है रिलेटिविटी के तहत, है ना, यानी कंपैरिजन करते हुए कैसे, जैसे आप खुद एक एग्जांपल देखो। जैसे एक बोट चल रही है ना, बोट में एक व्यक्ति बैठा है, उसके सामने एक व्यक्ति बैठा है। तो बोट तो चल रही है, लेकिन वे दोनों व्यक्ति जो बोट में बैठे हैं एक दूसरे के लिए रेस्ट में है। जैसे मेरे सामने एक दूसरा व्यक्ति है बोट में, तो उसके लिए मैं रेस्ट में हूँ, मेरे लिए वो रेस्ट में है। लेकिन एक व्यक्ति किनारे पर खड़ा है, तो वो क्या कहेगा कि देखो वो दोनों व्यक्ति जा रहे हैं। तो इसका मतलब उस व्यक्ति के लिए तो हम मोशन में हैं, जबकि हम दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है रिजल्ट बदल जाता है। मेन चीज़ डिपेंड ये करता है कि आप चीज़ को किसी बात को, किसी चीज़ को देख कहाँ से रहे हैं, आप चीज़ों को देखते कहाँ से हैं, मेजर कहाँ से करते हैं, इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। और आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा मॉडर्न इसमें मैकेनिक्स में, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो चीज़ों से, जहाँ से चीज़ों को आप देखते हैं, तो जहाँ से आप चीज़ों को देखते हैं वो मेन होता है ना। जैसे मैंने बताया, जैसे आप खुद बताओ, आप ज़मीन पर खड़े हैं, ठीक है जी, प्लेन की स्पीड को देख रहे हैं तो आपको बहुत अधिक लगेगी। लेकिन जैसे प्लेन इस तरफ चल रहा है, एक ट्रेन इसी तरफ चल रही है, उसके अंदर बैठे यात्री को थोड़ी कम स्पीड लगेगी प्लेन की। और प्लेन के अंदर जो यात्री बैठा है उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि प्लेन चल रहा है या खड़ा है रनवे पर, है ना, एयरपोर्ट पर। तो प्लेन के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति बता भी नहीं सकता कि प्लेन मोशन में है या रेस्ट में है, जबकि प्लेन की स्थिति एक ही रही होगी। यदि वो आकाश में उड़ रहा है तो ज़मीन पर बैठे हुए व्यक्ति को उसकी स्पीड अलग लगेगी, ट्रेन में चलते हुए व्यक्ति को उसकी स्पीड अलग लगेगी, और उसके अंदर प्लेन के अंदर बैठे व्यक्ति को उसकी स्पीड अलग लगेगी, ठीक है जी। मतलब उसे पता भी नहीं चल पाएगा, उसे लगेगा रेस्ट में है। सच तो एक है, लेकिन 3 लोगों को जो अलग अलग प्लेस पर हैं अलग अलग तरीके से फील हो रहा है। इस बात को ही रिलेटिविटी कहते हैं कि आप चीज़ों को मेजर कहाँ से कर रहे हो,
ठीक है जी। तो काइनेमेटिक्स यानी मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन रिलेटिविस्टिक अप्रोच से, ठीक है, यानी तुलनात्मक दृष्टिकोण से कि किस तरीके से यदि यहाँ से देखते हैं तो मोशन किस तरीके से दिखती है, यहाँ से देखते हैं तो मोशन किस तरीके से दिखती है। तो मोशन की स्टडी करनी है आपको काइनेमेटिक्स के अंतर्गत, लेकिन रिलेटिविस्टिक अप्रोच के साथ। तो रिलेटिविटी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है इस बुक को पढ़ के, बहुत है ना अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा आधुनिक फिजिक्स है ना ये, आधुनिक मॉडर्न फिजिक्स है, और आइंस्टीन की इसमें बहुत सारी थ्योरी है। जैसे आपने पढ़ा होगा आइंस्टीन का फॉर्मूला, है ना, आइंस्टीन का एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, डायनेमिक मास वाला। डायनेमिक मास होता है, स्टैटिक मास होता है। आइंस्टीन ने बताया था कि मास भी वेरी करता है, मास भी वेरी करता है। न्यूटन कहते थे और जो क्लासिकल फिजिक्स थी वो कहती थी मास कांस्टेंट रहता है, लेकिन पहली बार यहाँ से आइंस्टीन की बातों को आप पढ़ेंगे कि मास भी वेरी करता है ना, स्पीड के साथ साथ। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हो जरूर, m बराबर होता है डायनेमिक मास जो है, ये सब इनके है ना प्रूफ वगैरह सब डेरिवेशन ये आप पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला आपने सुना है, ये डायनेमिक मास है, गतिक मास, और ये है स्थैतिक मास, है ना, स्थैतिक यानी स्टैटिक मास, ठीक है जी। तो मास भी स्पीड पर डिपेंड करता है, स्पीड के साथ बढ़ने के साथ साथ मास भी बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी दोनों यूनिट है। मैं इनके 2-4 टॉपिक्स आपको बता देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है जी। देखो, चाहे आप अपनी स्क्रीन पे भी देखो, आपके सामने इनके टॉपिक होंगे, ठीक है जी। देखो इसमें लिखा है रिलेटिविटी जो फर्स्ट यूनिट है, एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड। तो देखो इसमें कई सारे टॉपिक लिखे हैं, जैसे माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट बीच में को लिखा है, वो बहुत ज़्यादा फेमस एक्सपेरिमेंट है। और देखो लास्ट की लाइन में लिखा आइंस्टीन्स पोस्टुलेट्स, आइंस्टीन की अभिधारणाएं क्या हैं, है ना, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत क्या है, ठीक है जी। इस तरीके की बातें, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना, फर्स्ट टर्म में ही, ठीक है जी। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, न्यूटोनियन रिलेटिविटी, ठीक है जी। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग आपको मिलने वाली हैं। सेकंड यूनिट के आप टॉपिक देख सकते हैं। देखो इसमें भी सब यही बातें हैं कि लेंथ में क्या चेंज होता है रिलेटिविटी के तहत, टाइम में क्या चेंज होता है, ठीक है जी। तो टॉपिक अभी पढ़ के तो आपको कोई खास समझ नहीं आएंगे, लेकिन बस मैं थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ वो आप समझ लें। देखो सबसे वाली लास्ट की लाइन में देखें आप, रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मास, आप पढ़ते हैं E बराबर mc², ठीक है जी। तो आइंस्टीन का जो मास एनर्जी रिलेशन है, इसे आप पूरे विस्तार के साथ पढ़ने वाले हैं। एनर्जी क्या है, मोमेंटम क्या है ना, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे, ठीक है जी। थर्ड यूनिट पे आते हैं। थर्ड यूनिट देखो, इनएडिक्वेसीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। इनएडिक्वेसीज का मतलब अपर्याप्तताएं, ठीक है जी। क्लासिकल मैकेनिक्स, आप देखते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स पुरानी मैकेनिक्स है और अब मॉडर्न फिजिक्स की बात कर रहे हैं आप। तो पुरानी मैकेनिक्स जो है, पुरानी जो फिजिक्स है क्लासिकल, उसमें क्या क्या कमियां रहीं, क्या क्या उसमें अपर्याप्तताएं रहीं, ठीक है, क्या क्या उसमें दोष रहें, उन दोषों को सुधार करके, है ना, पहले तो दोषों को पढ़ेंगे आप, उसकी अपर्याप्तताओं को पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या कमियां रहीं, ठीक है जी। इसके तहत देखो कुछ टॉपिक्स आपको मैं बता दूं, आप भी देखें स्क्रीन पे, जैसे प्रॉपर्टी, है ना, किसकी, वेव्स की, जो तरंगे होती हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये सब चीज़ें, कॉम्पटन इफेक्ट तो आप पढ़ेंगे इस बार ही, ठीक है जी। और प्लांक की क्वांटम थ्योरी है, प्लांक का जो सिद्धांत है ना, जर्मन साइंटिस्ट मैक्स प्लांक। वेव की प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे, ठीक है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आपने 12th में पढ़ी है, डी ब्रोगली का सिद्धांत। डेविसन जर्मन का एक्सपेरिमेंट भी 12th क्लास में था, ठीक है जी। थॉमसन का एक्सपेरिमेंट है, ये सब चीज़ें है ना, आपसे परिचित हैं, काफ़ी बातों से आप परिचित हैं, तो ये आप थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे। और फोर्थ यूनिट जो आपकी है, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है जी। तो क्वांटम मैकेनिक्स भी मॉडर्न फिजिक्स के ही अंतर्गत आती है। इसके देखो क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं हिंदी में, इसका केवल इंट्रोडक्शन पढ़ना है, बेसिक, बहुत सारी बेसिक चीज़ें पढ़नी है, जैसे कि मैटर वेव्स, डी ब्रोगली वेव्स पढ़ी थी ना आपने, द्रव्य तरंगे, वो पढ़ना है, ठीक है जी। वेव लेंथ क्या है, ग्रुप वेलोसिटी क्या है, वेव वेलोसिटी क्या है, ठीक है जी। ग्रुप और वेव वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, तो ये तो आपने फर्स्ट टाइम में भी पढ़ा था, वेव मोशन में, याद करो, ठीक है जी। वेव फंक्शन क्या है, तरंग फंक्शन जिन्हें आप कहते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके के कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। पार्ट ए आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं, मैंने काफ़ी इसके बारे में आपको बताया। पार्ट बी में भी आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है।
बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और पूरा विस्तार से नाम देखें तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है जी। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आप खुद बताओ, बीएससी सेकंड सेम में सेकंड बुक आपने पढ़ी है नहीं, वो पढ़ी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे यदि आपकी ठीक ठाक पकड़ थी तो इसमें आपको कोई दिक्कत ज़्यादा आने वाली है ही नहीं, ठीक है जी। और इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स ये 4th यूनिट है इसकी। चलो यूनिट वाइज बात कर लेते हैं। तो ट्रांजिस्टर बाइसिंग आप खुद बताओ, ट्रांजिस्टर पढ़े या नहीं पढ़े आपने सेकंड सेम में? तो ट्रांजिस्टर क्या होते हैं? तो बाइसिंग मैंने बताया था, ट्रांजिस्टर को सर्किट से जोड़ने का जो मेथड है, टेक्निक है, उसे ही आप बाइसिंग कहते हैं, है ना। बाइसिंग को बायसन कहते हैं हिंदी में, या अभिनति कहते हैं, ठीक है जी। क्लियर है। और सेकंड यूनिट ये रही एम्पलीफायर्स। तो एम्पलीफायर्स जिन्हें प्रवर्धक कहते हैं, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। एम्पलीफायर वो होते हैं जो एम्पलीफाई करते हैं सिग्नल्स को, जो सिग्नल्स को प्रवर्धित करते हैं, बढ़ाते हैं। यानी इनपुट सिग्नल यदि वीक है तो आउटपुट सिग्नल जो है आपको बढ़कर मिलेगा, है ना, स्ट्रॉन्ग होकर मिलेगा। तो एम्पलीफायर्स जो सिग्नल्स को बढ़ा दें, ठीक है, उनके वोल्टेज को बढ़ा दें, उनके करंट को बढ़ा दें, इस तरीके से, है ना, उनकी पावर को बढ़ा दें। तो एम्पलीफायर्स आप पढ़ेंगे, ठीक है जी। टॉपिक तो पढ़ने का कोई खास महत्व है नहीं, क्योंकि अभी आपको समझ नहीं आएगा। तो जैसे ट्रांजिस्टर बाइसिंग है तो फेथफुल एम्पलीफिकेशन आपने पढ़ा होगा, मुझसे जो पढ़े हैं, बाकी जो भी जहाँ भी पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं। फेथफुल एम्पलीफिकेशन टॉपिक था, है ना, सेकंड सेम में। और बाइसिंग भी क्या था, स्टेबिलिटी फैक्टर्स, ये सब थे, ठीक है। देखो रिपीटेशन भी हो रहा है। फिर मैंने बताया था बाइसिंग के 3 मेथड्स थे, है ना। फिक्स्ड बायस था, है ना, बेस फिक्स्ड और बेस बायस एक ही नाम होता है, ठीक है जी। वोल्टेज डिवाइडर बायस था, कलेक्टर टू बेस बायस था। तो उस सेकंड सेम की जो सेकंड बुक है उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है जी। फर्स्ट यूनिट का मैंने बताया। सेकंड यूनिट में जो ये हैं एम्पलीफायर्स, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास सी डी, ये सब एम्पलीफायर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है जी। एम्पलीफिकेशन कैसे होता है, वोल्टेज एम्पलीफायर, है ना, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, इस तरीके के एम्पलीफायर्स आपको दे रखे हैं, ठीक है जी। तो एम्पलीफायर्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है जी। यूनिट थर्ड देखो फीडबैक एंड ऑसिलेटर सर्किट्स। ऑसिलेटर यानी दोलित्र होता है, ठीक है जी, जो ऑसिलेशन करे। और फीडबैक का मतलब क्या होता है, ठीक है जी। फीडबैक का मतलब है जो आउटपुट में सिग्नल रहता है उसमें कुछ कमी रह जाती है तो उसे वापस भेजा जाता है इनपुट में, फिर दोबारा से जाता है। इस बात को आप फीडबैक कहते हैं, ठीक है जी। आउटपुट से सिग्नल लेके दोबारा इनपुट में देना और फिर दोबारा भेजना, ये फीडबैक कहलाता है। तो आप इन्हें पढ़ेंगे फीडबैक, ठीक है जी। तो टॉपिक्स वगैरह इसमें देख सकते हैं आप, आपके सामने होंगे, ठीक है जी। तो फीडबैक ये पीडीएफ जो है ना मैं टेलीग्राम पे आपको डाल दूंगा, ये जो इसके यूनिट के अंदर जो टॉपिक्स हैं, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन हो जाइए। आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही आपको जब आप क्लास करेंगे, क्लास का लिंक भी वहीं मिलेगा, और साथ में क्लास के बाद जो पीडीएफ नोट्स आपको मिलते हैं बाय लेक्चर वाइज, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। और जब यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो पूरी यूनिट के नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना बहुत ज़रूरी है ना। आप कमेंट्स करते हैं नोट्स वगैरह के बारे में तो फिर आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। और बाकी और भी हम सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं जो हमसे होती हैं, जैसे कि जब एग्ज़ाम आते हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिलते हैं, अनसोल्ड पेपर्स, और साथ में अदर यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम पेपर भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, ठीक है। बुक की पीडीएफ वगैरह भी आपको मिलती रहती है, ठीक है जी, अलग अलग पब्लिकेशंस की, हिंदी में, इंग्लिश में, तो काफ़ी सुविधाएं आपको होने वाली हैं। आइए इसके बाद फोर्थ और लास्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है जी। कुछ यूनिवर्सिटी के लिए, है ना, और भी अच्छा रहेगा। फाइबर ऑप्टिक्स जो है कुछ यूनिवर्सिटी में थर्ड सेम में ही थी, ठीक है। तो हम इसे पढ़ने वाले हैं, इसकी एक यूनिट है केवल, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये फाइबर ऑप्टिक्स जो है आपकी 4th सेमेस्टर में एक 4th यूनिट है ना। इसके जैसे एक आपने टॉपिक पढ़ा होगा ऑप्टिकल फाइबर, जिसे आप प्रकाशिक तंतु कहते हैं, वो 12th क्लास में पढ़ा होगा। तो ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड टॉपिक्स इसमें हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपकी मैंने पार्ट ए की यूनिट्स और पार्ट बी की यूनिट्स का डिस्क्रिप्शन दिया, तो आप इसे पूरा ओवरव्यू करके समझ लीजिए अच्छे से, और फिर जल्द ही आपकी क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएंगी। बाकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है जी। मिलते हैं बहुत जल्द। ऑल द वेरी बेस्ट।